हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर और भाषा की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को भी आप पूरा देखें और यकीन मानिए जितनी भी वीडियोस हैं आपके लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम वीडियोस ही बनाई गई हैं और आपको मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपके पेपर में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखने हैं, तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की अवधारणा की। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जेंडर की अवधारणा की बात करें तो जेंडर की अवधारणा सामाजिक संरचना से संबंधित है। मतलब कि समाज ने जेंडर के आधार पर कई सारी चीज़ें निर्धारित की है, जैसे कि स्त्री के लिए ये, पुरुष के लिए ये। आरंभ में इसे लिंग के अर्थ में मानकर प्राकृतिक जैविक लिंग विभाजन के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब शुरू में तो प्राकृतिक आधार पर या बायोलॉजिकल देख लिया गया कि हाँ, जो लिंग के आधार पर विभाजन है वो सही है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो अलग हैं, जैविक रूप से प्राकृतिक रूप से अलग हैं, ये देखा गया। लेकिन बाद में बदलते समय के साथ लिंग का अर्थ प्राकृतिक लिंग के रूप में हुआ और जेंडर को सामाजिक लिंग के रूप में देखा गया। प्राकृतिक लिंग का मतलब है दोस्तों कि स्त्री पुरुष, ये क्या है, प्राकृतिक लिंग है। जेंडर का मतलब क्या है, जैसे कि हम है यही स्त्री पुरुष ही, बट जेंडर का मतलब है कि हमने जेंडर के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर कई सारे नियम डिसाइड कर दिए गए। तो जेंडर क्या बन गया, सामाजिक लिंग। कैसे, जैसे कि हम कभी भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, फीमेल के लिए ये नियम है या जो मेल हैं उनके लिए ये नियम है, तो ये जेंडर के हिसाब से, ठीक है, सामाजिक लिंग हो गया कि समाज ने कई सारे नियम बना दिए। प्राकृतिक आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग हिंदी भाषा में माने गए हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि हम भाषा का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो लिंग हैं। जैविक आधार पर स्त्री पुरुष भिन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यह असमानता शारीरिक है। वही बात है कि जो बायोलॉजिकल है, शारीरिक रूप से देखा जाए तो दोनों अलग हैं, स्त्री पुरुष में असमानता है, ठीक है, बट वो कैसी, शारीरिक रूप से। जेंडर की अवधारणा उन्हें समाज और संस्कृति के आईने से देखने की दृष्टि प्रदान करती है। स्त्री होने के नाते कमज़ोर, कोमल, समाज में निचले दर्जे की स्थिति में रहने को बनाई गई व्यवस्था, जिसमें पुरुष की अधीनता को स्त्री की नियति मान लिया गया, को समझने के लिए सामाजिक लैंगिकरण को समझना चाहिए। जेंडर दोस्तों यही बताता है कि किस तरह समाज में स्त्री को क्या दर्जा दिया गया है। स्त्री का मतलब क्या हमारे माइंड में आता है, कमज़ोर, कोमल, समाज में निचले दर्जे पर, ये चीज़ें। और जो व्यवस्था बनाई गई है कि जो पुरुष है उसके अधीन रहेगी महिला या जो स्त्री, ये नियति बनाई गई है। अधिकांश संस्कृतियां जो हैं वो पुरुष और पितृसत्तात्मक है। मतलब हमेशा मैक्सिमम जो संस्कृतियां हैं उसमें पुरुष को महत्व दिया जाता है। इन संस्कृतियों में पुरुष को मुखिया, प्रधान, केंद्रीय शक्ति मानकर स्त्रियों को उनके अधीन माना गया। कहा भी गया कि स्त्रियां स्वतंत्र रहने पर बिगड़ जाती हैं, इसलिए उन्हें प्रत्येक उम्र में किसी न किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मली हैं, आपको पता ही है कि किस तरह का मतलब समाज में एक तरह से भेदभावपूर्ण स्थितियां रही हैं जेंडर के आधार पर। लेकिन ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंस्ट्रक्ट है, जो पुरुष को सत्ता के रूप में परिभाषित करता है और स्त्रियों को उसके नियंत्रण में रखने की वकालत करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत औरतों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे एक खास तरह के काम के लिए बनी हैं और उन्हीं कामों में उनकी निश्चित भूमिकाएं हैं। इन भूमिकाओं को स्थापित करने और गौरवान्वित करने के लिए मुहावरे गढ़े जाते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं और स्त्रियों को यकीन दिलाया जाता है कि यह स्थिति सामाजिक नहीं प्राकृतिक है। यही कारण है कि उन भाषिक मुहावरों को सुनकर स्त्रियां भी इसी कंस्ट्रक्ट पर विश्वास करने लगती हैं। देखो दोस्तों, अभी जो मैंने बातें बताई कि समाज में कैसी व्यवस्था है, जेंडर के आधार पर कई सारे नियम डिसाइड कर दिए गए हैं, कई सारी मतलब ऐसे नियम हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रथाएं बन चुकी हैं कि जो स्त्रियां हैं वो कमज़ोर हैं, उन्हें पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। बट ये सब क्या चीज़ें हैं, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब समाज ने बनाया है, प्रकृति ने, नेचर ने, या यूँ कह लो कि भगवान ने नहीं बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट हैं जिन्हें बनाया गया है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कई सारे मुहावरों के द्वारा, कई सारी प्रथाओं के द्वारा महिलाओं को अधीन रहने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि कई सारे मुहावरे हैं, कई सारी छोटे-छोटे नियम हैं,
जिसके तहत महिलाओं को हम ये समझाया जाता है कि आप कमज़ोर हो या आपको पुरुष की ही बात माननी चाहिए, अंत में पुरुष का ही फैसला मतलब मान्य होना चाहिए, और महिलाएं उसे खुशी खुशी मानती भी हैं। हालांकि दोस्तों समाज बदल रहा है, पर बट फिर भी मैक्सिमम जो गांव वगैरह का एरिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और महिलाओं को ऐसा मतलब विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी जो स्थिति है वो ठीक है। और कई बार महिलाएं खुद भी खुद खुशी से ही उन जो नियम है समाज के उसको पूरी तरह फॉलो करती हैं। इनमें से एक मुहावरा है, संतान को पालने की जिम्मेदारी। घर के भीतर रहकर संतान को पालने की जिम्मेदारी माँ की मानी गई है। इस सामाजिक जेंड्रीकरण को स्त्रियों के, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, स्त्रियों के भीतर ऐसे भर दिया गया है कि यदि किसी कारण से वे ऐसा करने में असफल रहती हैं तो वे स्वयं को ही दोषी मानती हैं, जबकि इसका प्राकृतिक लिंग से कोई संबंध नहीं है। देखो दोस्तों, जो प्राकृतिक लिंग है उसने ये नहीं कहा कि पुरुष ही या स्त्री ही बच्चे का पालन करेगी, बट फिर भी समाज ने क्या बोला है कि बच्चे का पालन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाएगा, और ऐसा स्त्रियों ने पूरी तरह स्वीकार भी किया है। और इसी कारण से अगर किसी बच्चे की देखभाल में उनसे कोई चूक हो जाती है तो वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मानती हैं पूरी तरह। तो ऐसी प्रथाएं रही जो मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित प्रथाएं रही जिनको पूरी तरह ठोस रूप से माना जाता रहा है। जैसे एक अपोजिट में जाति प्रथा भी थी, जिसको जो दलित लोग थे वो भी स्वीकार कर रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि ये जो प्रथा है वो ऐसी प्रथा है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। लंबे समय तक उनको भी नहीं पता था कि ये जो प्रथा है वो गलत है। उन्होंने भी पालन किया, उन्होंने भी सोचा कि हमारे पाप का ही नतीजा है। तो कुछ इसी तरह आप समझ सकते हो कि जेंडर में भी ऐसी मतलब नियम प्रथाएं व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जो महिलाएं हैं, जो विक्टिम हैं, पीड़ित पक्ष है, वो उसको भी लगता है कि उनके साथ ये जो नियम है उनके ऊपर सही है, उनके लिए ऐसा लगता है उनको। हालांकि अब समाज बदल रहा है फिर भी। ठीक है, आधुनिक काल में जब स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने भाषा की शक्ति को पहचाना और एक नए सौंदर्य शास्त्र की मांग की। इस नए सौंदर्य शास्त्र में उन्होंने अपने दुख पीड़ा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा को अपनाया और वर्चस्ववादी भाषा को नकार दिया। पितृसत्तात्मक शक्तिमूलक भाषा के स्थान पर संवेदनात्मक भाषा का निर्माण किया। संवेदनात्मक भाषा जो जिसमें थोड़ी नरमी हो, भावना ज़्यादा हो, ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, आधुनिक काल जब आया तो स्त्रियों ने जो इतने सारे बंधन थे, प्रतिबंध थे, उसको हटाकर एक नए तरीके से अपनी एक अच्छी स्थिति की मांग की और अपनी कई भाषाओं में अपने आप को उन्होंने लिखा, अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। जेंडर किस तरह भाषा को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन अब हम भाषा के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो जेंडर किस तरह भाषा को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन पद नामों से किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण अभी कुछ वर्ष पहले राष्ट्रपति के चयन के दौरान देखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद एक महिला के प्रतिष्ठापित जो महिला मतलब राष्ट्रपति पद पर एक महिला के प्रतिष्ठापित होने की स्थिति में पूरे समाज में यह बहस छिड़ गई कि जब अब राष्ट्रपति के स्थान पर क्या कहा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शब्द तो अब तक पुरुषों के लिए ही प्रयोग किया जा आया था, प्रयोग तो होता आया था। ऐसे में किसी महिला के राष्ट्रपति बनने पर क्या नए शब्द की जरूरत होगी। अंत में राष्ट्रपति शब्द को ही न्यूट्रल मानकर उसे इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जो पितृसत्तात्मक वर्ड्स वगैरह हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, अब महिला एक स्थापित हो रही थी भारत में, अभी भी जो महिला है, अभी राष्ट्रपति कौन है, महिला ही है। तो भारत में या कहीं पर भी तो ये जो राष्ट्रपति पद नाम है, क्या है ये एक पुरुष के लिए है, राष्ट्रपति। लेकिन अब इसे क्या मान लिया गया, बहस के बाद एक न्यूट्रल मान लिया गया कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ये शब्द है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा का जेंडर पर काफ़ी प्रभाव रहता है। इस प्रकार मूल शब्द पुरुषात्मक माने गए हैं और स्त्रियों के उन पदों पर आ अथवा ई, आनी, यानी इन जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। देखो दोस्तों, इस जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा राष्ट्रपति का, तो इस हिसाब से अगर हम देखें ना, तो जो मेन शब्द हैं वो पुरुषात्मक ही हैं। जो मेन शब्द है ना वो पुरुषात्मक माने जाते हैं, मतलब पुरुषों के लिए ही माने जाते हैं, और उसमें थोड़े शब्द जोड़कर उन्हें स्त्रियों के लिए बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है प्राचार्य, प्राचार्य का प्राचार्या, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या। प्रधानाचार्य मैन के लिए जो यूज़ होता है, अगर कोई मैन प्रिंसिपल है, कोई वुमेन है तो प्रधानाचार्या।
संपादक संपादिका, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, हवलदार हवलदारनी, दुकानदार दुकानदारनी आदि। व्याकरण स्तर पर उपसर्ग यानी कि आगे पीछे कुछ शब्द लगाकर और प्रत्यय का अध्ययन करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। जैसे कि आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है पर हिंदी में स्त्रीलिंग है, खिलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, परंतु अनेक शब्दों से जुड़कर यह पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस आत्मा और सद प्लस आत्मा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस नोट्स को अभी हटाई दो, ये जो है ना एक उदाहरण वगैरह छोड़ो, ये थोड़ी सी मिसिंग लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, इसलिए ये जो 3 लाइन का नोट है इसको आप हटा दो। ये समझ लो जैसे कि लड़का है, फिर लड़का से लड़की, गधा है तो गधा से गधी। तो ये मतलब ऐसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं जो मेनली हम देखते हैं कि जो पुरुषों के शब्द हैं उनसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पुरुषों का एक वर्चस्व दिखाई देता है भाषा के शब्दों पर। पुरुष से बने पौरुष का अर्थ शक्ति हुआ और स्त्री से बने स्त्रैण को कमजोरी मान लिया गया। अब पुरुष से एक शब्द बना है पौरुष, पौरुष की शक्ति, तो उसको शक्ति माना गया, और एक शब्द था स्त्रैण, स्त्री का गुण, जिसे कमजोरी मान लिया गया। ये जो शब्दों के भीतर हमने अर्थ भरे, उनके पीछे जेंडर में अंतर की सामाजिक सोच ही काम कर रही थी, आज भी कर रही है। तो यहाँ पर जो हमने अर्थ भरा है ना, हर एक चीज़ का मतलब क्या है, वो जो हमने मीनिंग भरी है हर एक शब्द में, वो सामाजिक सोच का ही नतीजा थे। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ नहीं था, समाज ने जो सोचा वो मीनिंग निकाल कर दे दी। स्त्रियों के दिमाग पर बने चुटकुले और पुरुष के जेब पर बनी बाध्यताएं दोनों ही जेंडरवादी विभेद के परिचायक हैं। जेंडर ने भाषा में ही नहीं, कथ्य और शैली को भी परिवर्तित किया है। समान कथ्य की प्रस्तुतिकरण में स्त्रियों ने अपनी युगों की पीड़ा को दर्ज किया। जिस समाज को अभी तक बोलने का अधिकार नहीं था, उसने भाषा को अपने पक्ष में बदला और उस अंदाज को ही मुक्ति के रूप में अपनाया जिसमें उसे बांध दिया गया। तो देखो दोस्तों, स्त्रियों को भाषा का एक देखो दोस्तों भाषा का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जेंडर पर। जेंडर में जो मतलब ये जो असमानताएं हैं इतने लंबे समय से चली आ रही हैं, हालांकि थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, बट फिर भी एक बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। आखिर कैसे? तो भाषा का प्रभाव था। भाषा ने शब्दों की ऐसी मीनिंग दी थी, समाज ने भाषा को शब्दों की जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी मीनिंग दी जिससे स्त्री और पुरुष के बीच जो अंतर है, जो सामाजिक अंतर है, वो बना दिया। उसने एक बड़ा अंतर बना दिया। किसने? शब्द की मीनिंग ने। तो जेंडर के आधार पर भाषा के अर्थों को तय किया गया और आज वही महिलाएं इन शब्दों को अलग रूप से प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने यूरोपीय कई सारी जो महिलाएं रही, नारीवादी आंदोलन रहा, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि महिलाएं लेखन प्रणाली के द्वारा ही, अपनी भाषा के द्वारा ही अपने आप को व्यक्त करती हैं और अब बढ़ चढ़कर एक बड़े मुकाम पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो असमानता है उसके खिलाफ आज भी लड़ रही हैं और इसका हम एक सकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए, हम यूरोप में जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे ना पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को, जब आप पढ़ेंगे जैसे कि प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, तो उन्होंने अपने चिंतन में, अपनी बातों में मैन शब्द का यूज़ किया है कि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, या मैन ये है, मैन वो है, मैन इज़ पॉलिटिकल एनिमल, मैन क्या है, एक मैन इज़ रैशनल, जो भी है हर में वो मैन यूज़ करते हैं, वो वुमेन शब्द यूज़ नहीं करते। जब आप उन्हें पढ़ेंगे ना, प्लेटो, अरस्तु और दूसरे जो जॉन लॉक वगैरह है, वो मैन शब्द का यूज़ करते हैं, वुमेन यूज़ नहीं करते। तो ये भी तो एक पितृसत्तात्मक वर्ड है। ठीक है, तो ये कई बार ऐसी बहस चलती है। कोई नहीं, यहाँ तक अभी हमने काफ़ी अच्छे से पूरी तरह पढ़ लिया है और ये इतना इनफ होगा हमारे लिए, हमारे टॉपिक के लिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें या लिख लें या माइंड में मतलब आप सेव कर लें। अभी टाइम कम है तो, बाकी अगर आपके पास टाइम होता तो आप इसको लिख पाते। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार 2 बार वीडियो को और देख लो। सारी चीज़ें यकीन मानो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। हार्ड तो हर चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर आप नई बार देखोगे तो वो हार्ड लगेगी। किसी दूसरे सोर्स पर आप जाओगे तो उतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत सारे काम करने, तो हर सोर्स के पीछे मत भागो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कहाँ कहाँ से इसका मटेरियल ढूंढोगे? बहुत मुझे तो
लगता नहीं कि इतनी आसानी से आपको इसके ऊपर कोई मटेरियल मिल जाए। जो है इसी को आप अच्छे तरीके से याद करो। हर 10 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो, वो आपके लिए ज़्यादा काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।